मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण पुरोहित, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए फाइनल हेतु आधुनिक काव्य नामक प्रश्न पत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के नामकरण व काल सीमा निर्धारण से संबंधित इस अध्याय को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आधुनिक काल, जिसे संवत 1900 से अब तक कहा गया है, जिसके नामकरण व काल निर्धारण वैसे तो काल एक अखंड, अनंत, अजस्र व अविरल प्रवाह परंपरा है, किंतु उसे निजी सुविधा के लिए कतिपय खंडों में विभाजित किया जाता है। काल विभाजन की सामान्य पद्धति व प्रवृत्ति है उसे आदि, मध्य तथा आधुनिक रूप में विभक्त करने की। इस दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी के उत्तर मध्य अर्थात रीति काल के अनंतर आधुनिक काल को माना है, जिसे उन्होंने काल में गद्य की प्रधानता को लक्ष्य रखकर गद्य काल की संज्ञा से अभिहित कर दिया है। आधुनिक काल निश्चित रूप से कई दृष्टियों से रीति काल से भिन्न है। भक्ति काल का साहित्य आमुष्मिकता के से अनुप्रेरित होते हुए भी जनता का साहित्य है और रीति काल का साहित्य बहुधा दरबारों का साहित्य है। वह अधिकतर राजकीय मनोवृत्ति तथा आश्रयदाताओं की तुष्टि को लक्ष्य रखकर लिखा गया है। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नवीन वर्ग की वाणी को मुखरित करता है, जो वर्ग की नवीन शासन प्रणाली तथा नई अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप पीड़ित व शोषित था। वह था जनता का सामान्य और मध्य वर्ग। पूर्व कालों के साहित्यकारों ने बहुधा सामयिक समस्याओं और संघर्षों के प्रति उपेक्षा भाव रखकर साहित्य में स्थायी और शाश्वत मूल्यों को स्थान दिया, किंतु आधुनिक काल के साहित्य में वास्तविक अर्थों में आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं, समस्याओं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को रूपायित किया गया और विशेष रूप से इसका गद्य साहित्य जीवन के यथार्थ चित्रण का विषय बना। इस प्रकार साहित्य में जीवन का अधिक व्यापक चित्रण होने से वह हमारे आधुनिक जीवन के अधिक निकट आ सका। इस रूप में आधुनिक काल विगत मध्यकाल से भिन्न ठहरता है। आधुनिक शब्द से अलौकिक दृष्टिकोण को ध्वनित करना अधिक समीचीन प्रतीत नहीं होता। यह अलौकिकता तो रीतिकाल के साहित्य में भी देखी जा सकती है। पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास रखने वाले धर्म प्रधान भारतीय जीवन को मात्र अलौकिक व पारलौकिक के कटघरों तक सीमित कर देना समुचित नहीं है। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग की पीठिका के रूप में जिन उन्नायकों राममोहन राय से लेकर विवेकानंद एवं अरविंद जैसे दार्शनिकों, विचारकों एवं समाज सुधारकों ने जिस राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण का उपस्थान किया, उसमें अलौकिकता से लेकर नरेश मेहता के साहित्य में ऐहिकता के साथ आमुष्मिकता गुंथी हुई दृष्टिगोचर होती है। यह दूसरी बात है कि किसी काल विशेष में उक्त पक्षों में से कोई एक प्रधान हो गया हो। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल यानी गद्य काल को 3 चरणों तक
तीन उत्थानों में विभक्त कर यह सांकेतिक कर दिया कि इनमें क्रमशः भारतेंदु और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे चरण या उत्थान को शायद उसके प्रवाहमय रूप के कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। शुक्ल जी ने एक अन्य विभाजन के द्वारा समूचे आधुनिक काल को पद्य खंड या गद्य खंड के रूप में भी उल्लेखित किया है तथा काव्य खंड को दो और कोटियों निरूपित दी गई है। कुछ विद्वानों ने शुक्ल जी के उक्त विभाजन पर उत्थानवादी परंपरा का आरोप लगाकर उनके विभाजन पर ऐतिहासिक नैरंतर्य के अभाव, साहित्य के प्रवृत्तिगत विभाजन के स्थान पर व्यक्ति विशेष के आधार पर युगों के नामकरण की असमीचीनता तथा पद्य व गद्य के खंडों के पृथक विभाजन की अवैज्ञानिकता को लक्षित किया है। किंतु इस दिशा में स्मरण रखना होगा कि शुक्ल जी के काल विभाजन की परिसीमाएं इतिहास की स्वयं की परिसीमाएं हैं। इसके अतिरिक्त समकालीन इतिहास की इतनी द्रुत गति से प्रवहमान होता है कि उसमें प्रवृत्तिगत स्पष्टता नहीं आ पाती। अतः उसमें किसी भी इतिहास लेखक के लिए सुनिश्चित व स्पष्ट विभाजक रेखाएं खींच पाना दुष्कर व्यापार होता है। अस्तु जिस प्रथम चरण या उत्थान एवं द्वितीय चरण व उत्थान को तदयुगीन साहित्यकारों के प्रभावी व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर क्रमशः भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कहा गया है, उन्हें पुनर्जागरण या नवजागरण काल तथा सुधार या पूर्व स्वच्छंदवादी काल कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें उन काल खंडों की निश्चित प्रवृत्तियां लक्षित हो जाती है और साथ साथ व्यक्ति विशेष के आधार पर काल विभाजन की अवैज्ञानिक परिपाटी का निराकरण हो जाता है। शुक्ल जी ने तृतीय उत्थान व चरण के लिए किसी अन्य विशिष्ट नाम का प्रयोग नहीं किया, जिसे बहुधा छायावाद काल या प्रसाद काल कह दिया जाता है। किंतु आज के बहुत से आलोचक, विद्वान, इतिहासकार इसे स्वच्छंदवादी काल कहना अधिक तर्क संगत समझते हैं। हालांकि छायावाद और स्वच्छंदतावाद में एक अद्भुत प्रवृत्तिगत साम्य दृष्टिगोचर होता है। स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है, जिसमें व्यक्ति अंतर्मुखी होकर बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत को बौद्धिकता की अपेक्षा, भावात्मकता को यथार्थ की अपेक्षा, कल्पना को सत्य की अपेक्षा, सौंदर्य को परंपरा की अपेक्षा, न्यूनता को और संघर्ष की अपेक्षा, प्रेम को तथा व्यक्तिक स्वातंत्र को अधिक महत्व देने लगता है। जिस काव्य में उक्त प्रवृत्ति होती है, उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम दिया जाता है। स्वच्छंदतावाद से के उक्त स्वरूप से स्पष्ट है कि छायावाद के नाम के स्थान पर स्वच्छंदतावाद कहीं अधिक व्यापक, संगत, अर्थपूर्ण व उपयुक्त है। स्वच्छंदतावादी काल के नामकरण से छायावाद शब्द के नामात्मक भ्रम, एकांगिकता एवं उक्त काल के पद्य व गद्यात्मक साहित्य की प्रवृत्तिगत भिन्नता आदि प्रश्नों का स्वतः निराकरण हो जाता है। स्वच्छंदतावादी काल के बाद के साहित्य को प्रायः विद्वानों ने छायावादोत्तर साहित्य की संज्ञा दी है। उसे उत्तर स्वच्छंदतावाद काल कहना कहीं अधिक न्याय संगत है। इस काल में साहित्य को दो विभिन्न धाराओं का आविर्भाव हुआ। एक तो प्रगतिवाद यानी यथार्थवाद समाजवादी काव्यधारा तथा प्रयोगवाद, जिसे व्यक्ति परक यथार्थवादी काव्यधारा कही गई। ये धाराएं प्राय 1953-54 तक निशेष हो गई। इसके अनंतर
हिंदी साहित्य में अभिनव लेखक की अनेक नवीन गतिविधियों का त्वरित विकास हुआ, जिनमें यथार्थवादी जीवन की प्रखरता स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन सामान्य के सुनहरे स्वप्न एक एक कर टूटे, जनता के मोह का भंग हुआ, निराशा, अनास्था, कुंठा, त्रास व लाचारी आदि की प्रवृत्तियां जनमानस में घर करने लगी। हिंदी आक्रमण ने रहे सहे स्वप्नों और आशाओं को चकनाचूर कर मोहभंग की प्रक्रिया को पूरा किया। हड़बड़ाए भारतीय जनमानस को पाश्चात्य जगत की कोरी नकल तथा कथित आधुनिक या आधुनिकता के बोध व सौंदर्य के वात्याचक्र में फंसाकर उसे अपनी अस्मिता की पूर्व की परंपराओं से पिलगाने की दुर्भिसंधि चली। साहित्य में अकल्पनीय द्रुत गति से नानाविध नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ।